बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। बजट के ऊपर जो है वो सारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। 2-4-5 चीज़ें हैं, मैं भी बजट के ऊपर ही कोशिश करूँगा कि रहूँगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। सर, ये बजट तकरीबन सबको पता है 14.1 ट्रिलियन का ये फाइनेंस बिल के थ्रू जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने हैं, प्लस कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनकी इन्होंने कलेक्शन करनी है। और टैक्स रेवेन्यू तकरीबन इस साल इन्होंने 20% से जो है वो बढ़ाना है पिछले साल की निस्बत, जो पिछले साल भी इनसे कलेक्ट नहीं हो पाया था। सर, इसके अंदर जो बड़ी अहम चीज़ें हैं, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो दरकार है। जी, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा सर, इसके अंदर बार बार यही कहते आए हैं हम, पिछले साल भी बजट के ऊपर गुफ्तगू की गई, इस साल भी दोबारा बजट के ऊपर जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो बार बार जो करने वाली बातें हैं वो यही हैं कि सर असल में ये जो बजट है अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया जाता है। जो अवाम की मुंतखब हुकूमतें हैं वो अवाम को रिलीफ देने के लिए ये बजट बनाती हैं, लेकिन इस बजट के अंदर 80% जो मेयर्स हैं ना वो रिलीफ के हैं ना अवाम की कोई सहूलत के हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ FBR को थाने का इख्तियार देने के और एक थानेदार का इख्तियार देने के, FBR के अफसर को इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई रिलीफ मेयर नहीं है। 80% प्रोसीजरल इन्फोर्समेंट और टैक्स पेयर को ह्यूमिलेट करने की इसके अंदर बातें की गई हैं इस पूरे फाइनेंस बिल के अंदर। ये फाइनेंस बिल सारे का सारा एक टैक्स पेयर को तंग करने के ऊपर मबनी है। इसके अंदर जो पैसे इन्होंने कलेक्ट करने हैं और जो सूबों को इन्होंने देने हैं वो 8.2 ट्रिलियन है। उसके बाद जो इन्होंने इंटरेस्ट की मद के अंदर पैसा देना है वो भी तकरीबन 8.12 ट्रिलियन है। ये दोनों चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो आपके टैक्स रेवेन्यू से ये एक्सीड कर जाते हैं। फिर आपके कोई तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी कलेक्शन है। जब आपकी उससे जब आप लोग इधर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, जिसके अंदर 1 ट्रिलियन का इनका PSDP है, बाकी को इनका 5-6 हज़ार अरब का जो है इनके दूसरे अखराजात हैं, ये जब सारी चीज़ें करते हैं तो इनका जो डेफिसिट है इस साल का वो 6,6500 अरब रुपया इस साल का बजट डेफिसिट है। और ये बजट डेफिसिट इन्होंने दोबारा कर्जा लेके पूरा करना है, क्योंकि इनके पास कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं है। इस बजट के अंदर हमें नहीं नज़र आई कि इन्होंने अपनी कोई चीज़ बेचनी है या इनके पास कोई पैसों की बौछार हो जानी है या कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लग जानी है कि इन्हें जो है इतने पैसों की गुंजाइश अवेलेबल है। इन्होंने वो सारा जो डेफिसिट है वो दोबारा कर्जे लेके पूरा करना है। इस वक्त जो डोमेस्टिक डेट है पाकिस्तान का वो तकरीबन 51,000 अरब रुपये है, जिसके ऊपर ये तकरीबन 7,000 अरब सालाना जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद के अंदर लोकल बैंक्स को देते हैं। उसके बाद 25,000 अरब तकरीबन जो है पूरा टोटल मिलाए तो 76,000 अरब हमारा कर्जा है पाकिस्तान का। 25,000 अरब हमारा एक्सटर्नल डेट है जो फॉरेन बैंकों से या फॉरेन इंस्टीट्यूट से, लेंडर से जो है वो लिया हुआ है। उसके ऊपर तकरीबन हमारा 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती हैं, जो हम सालाना इस साल के हमने बजट के अंदर वो पेमेंटें रखी हैं। ये कुल मिला के 8100 अरब के तकरीबन ये तखमीना जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स के इस बजट के अंदर। और ये सारा का सारा बोझ जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद के ऊपर गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आपकी सारी की सारी टैक्स कलेक्शन जो है तकरीबन इनडायरेक्ट है। ये सेल्स टैक्स के पैसे हों, रेगुलेटरी ड्यूटी के पैसे हों, एडिशनल कस्टम ड्यूटी के पैसे हों, ये सारे और कस्टम ड्यूटी के ये सारे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं करते। इसका इफेक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर के और पूरे पाकिस्तान की आवाम पे जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये अमीर आदमी चीज़ खरीदेगा या गरीब आदमी।
इनकम टैक्स जो इन्होंने तकरीबन 6,500 अरब की कलेक्शन करनी है इस साल, बकौल इनके ये कहते हैं कि दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन, लेकिन सर उसके अंदर 80% ये विद होल्डिंग टैक्स की मद के अंदर कलेक्शन करते हैं। बच्चों की फीसों के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, फोन के बिलों के ऊपर, मोबाइल के बिल के ऊपर, हर किस्म का परचेजेस सेल्स जो है वो विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग एजेंट इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एफबीआर का विद होल्डिंग एजेंट बनाया हुआ है। तनख्वाहदार तबके का विद होल्डिंग एजेंट उसका एम्प्लॉयर है। इस तरह से 80% आपका इनकम टैक्स जो है विद होल्डिंग एजेंट्स के थ्रू कलेक्ट होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आपका टैक्स रेवेन्यू 80% इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर मबनी है। और सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के साथ और उसकी अवाम के साथ, और उस गरीब अवाम के साथ ज्यादती है जिसके ऊपर ये अभी 18% सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं सोलर पे। सर एक गरीब आदमी 3 प्लेटां लैंदा है, अपना बिजली दा बिल तो जान छुड़वा लैंदा है, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਢੇਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੀਏ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ, ਉਹ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ कि असा तेरी ओदे तो भी नहीं जान छुटन देनी, सानू तो बहुत बुरा लगना है, तू क्यों नहीं टैक्स देंदा, तू सोलर प्लेटां ते 18% सेल्स टैक्स दे। दे उत्ते तो मैं ही कह सकना कि तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी ए अमीरे शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से है। इससे ज़्यादा तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादतियों की लंबी लाइनें हैं। मैं बात अभी आपको इसके बाद भी जो है गुफ्तगू के अंदर सारी चीज़ें बताऊँगा। सर नेशनल फाइनेंस कमीशन जब बना, जब आपने कहा कि ये पैसे सूबों को जाएंगे, बहुत अच्छा कदम था, बेहतरीन, जिसने भी किया बड़ी अच्छी बात है। जो मुल्क के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, सूबों तक उन्होंने अपने हकूक़ पहुँचाए। लेकिन सर उसका जो नीयत थी वो ये थी कि हर गांव, हर छोटे छोटे शहर में उन लोगों का हकूक़ पहुँचे जो कि बड़े शहरों के लोगों को जो फ़वायदे हैं, जो फ़वायद हैं वो छोटे शहरों तक और गांव तक भी वो असरात जाएं। सर उसके बाद एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होना था। जैसे वफाक के पैसे सूबों के अंदर बंटने थे और बंट रहे हैं, इसी तरह सूबे के पैसे भी आगे ज़िलों तक ट्रांसफ़र होने थे। सर वो आज तक नहीं हुआ और इसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। मैं किसी एक सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सारी सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। वो सारी इसकी ज़िम्मेदार हैं। वो अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती हैं। वो चाहती नहीं है कि हमारा जो डंडा है और हमारी जो सेंट्रल में पावर है एक सूबे के, एक बड़े शहर के अंदर, उसे हम डेलीगेट करें और छोटे छोटे शहरों तक अपने फैसले खुद करने के जो हैं वो इख्तियार ट्रांसफ़र करें। ये देखने की ज़रूरत है इस पूरे ईवान को, इस पूरे ईवान को इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। वरना ये पाकिस्तानी कौम और ये बेचारे छोटे शहरों वाले जिनके हकूक़ जो हैं, वो हकूक़ जो हैं जिनके हम लोग उनके ऊपर डाके डाल रहे हैं, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी बात सर, इन्होंने एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर 2.6% पूरी जीडीपी की ग्रोथ है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो तकरीबन हमारा 23% है और उसके अंदर इन्होंने 60% लाइफ स्टॉक को शेयर दिया। लाइफ स्टॉक को हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मेजर क्रॉप्स का जो शेयर है सर, उसे जितना कोई 20-25% दिया उसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। और ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ को पॉजिटिव दिखाने के लिए इन्होंने लाइफ स्टॉक जो है वो इतना पॉजिटिव दिखाया कि एग्रीकल्चर तो इनका फिर भी पॉइंट समथिंग जो है आया। लेकिन सर मेजर क्रॉप्स पे हमारा आधा पाकिस्तान का जो है वो दारोमदार है। मकई है, कणक है सर, ओदे अंदर मूंजी है, ओदे अंदर सर निरमा है, आलू ने, सब्जियां सर हर किस्म दियां। सर 3-3 रुपए किलो गोभी ऐसा विकी है। मंडी के अंदर जिमीदार रुल गया है। कोई ओदी गोभी, कोई ओदा प्याज, कोई ओदा टमाटर, सर कोई चीज़ ओदा खरीदने वास्ते तैयार नहीं।
2000 ਨੂੰ ਸਰ ਕਣਕ ਸਰ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੀ। ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਖੈਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ वाइंड अप करें, आपको मौका दिया। सर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं सर, आपकी मेहरबानी है सर। मैं कह रहा हूं कि ये नबियों का पेशा है। टाइम की पाबंदी रखें प्लीज। सर ये नबियों का पेशा है। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार को उनका हक दें। वो बेचारे जिम्मेदार को जब उसका हक मिलेगा, जो हमारा लीडर जो बात करता था उसने किसान कार्ड दिया, इसी तरह हम कहते हैं कि जिम्मेदार को उसका हक दें। जिम्मेदार खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, वो दुकानदार खुशहाल होंगे, वो अपनी बेटी की शादी करेगा, वो गाड़ी खरीदेगा, वो कपड़े खरीदेगा। सर मैं बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मुकम्मल करें, अभी मुकम्मल करें, मुझे बात आपका टाइम अप हो गया प्लीज। सर वो खरीदारी करेगा, वो अपनी बच्ची की शादी। सर आज जिम्मेदार की ये हालात हैं, उसकी जवान बच्चियां उसके घर में बैठी हुई हैं, वो बेचारा शादी करने से कासर है। सर क्या ये ट्रेयरी बेंचेस वाले या हम लोग इधर जितने बैठे हैं, क्या सर हमारा कसूर नहीं है? हमारा कसूर नहीं है कि गरीब आदमी अपनी रोटी से तंग है, अपनी बेटी की शादी नहीं उससे हो रही, इसका जवाब भी कौन है? सर ये अल्लाह को भी जवाब। शुक्रिया चौधरी रियाजुल हक साहब, आपको मौका दिया नहीं, आपको मौका दिया, आपने नहीं किया। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए, प्लीज। आप फिर शुरू से तकरीर शुरू कर देते हैं, इस तरह तो ना करें ना। आप पाबंदी करें, आप चीफ विप साहब से पूछें, उन्होंने आपको 10 मिनट के लिए। रियाजुल हक साहब 1 सेकंड तशरीफ रखें जी, 30 सेकंड्स प्लीज। सर बड़ी मेहरबानी सर। उसके बाद जो बड़ी अहम चीज़ है सर, ये जिम्मेदार के साथ, कारोबारी के साथ, तनख्वाहदार तबके के साथ जो हुकूमत ने हाल किया है, सर इससे हुआ क्या है? सर हमारा नौजवान पिस के रह गया। सर वाइंड अप कर रहा हूं ना सर, मेहरबानी करें। 30 सेकंड्स हैं आपके पास सर, चले 30 सेकंड कर लें। सर पिस के रह गए, नौजवान की सोचने समझने की सलीयतें खत्म हो गई हैं, उसके पास रोजगार नहीं है। सर वो नशे पर लग गया, आई शाम हो गई है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाउडर चिट्टा। सर बेचारा नौजवान जो है वो नस्ल हमारी तबाह हो गई है। नौजवान की, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर भी कुछ सोचें, इसके ऊपर भी कुछ सोचें। और सर सबसे आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो हमारे हालात हैं, आपको और अल्लाह ताला से भी यही कहता हूँ कि नाज़ल कर अबीसा को या बेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया।